वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। मैं संगत से एंड जनरल पब्लिक से शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा ग्लोबल मिडास कैपिटल प्रोडक्शन हाउस है, जिसके अंदर हमने 1984 जेनोसाइड ऑफ सिक्स एंड 38 ईयर्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इनजस्टिस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसको देश में और अब विदेश में काफ़ी पसंद करा जा रहा है और बड़ी संगत हमारे से जुड़ रही है, जिसका ऑब्जेक्टिव एक तरफ ये था बताना कि उन दिनों में स्पेसिफिकली दिल्ली के अंदर क्या हुआ, और उसके साथ में फिर जो उनके साथ में फैमिलीज़ थी जिनके साथ ये बीती, किस तरीके से 38 साल उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया। उस सर्वाइवल के बाद अब जब वो 38 साल के बाद खड़े हैं और उनकी और पीढ़ियाँ आ गई हैं, तो किस तरीके से वो आज भी स्ट्रगल कर रही हैं और रिहैबिलिटेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है इन लोगों को दोबारा से अपने पैरों पे खड़े करने के लिए। इसी के साथ में जो अब उसके बाद हम लोग एक डिटेल्ड फीचर फिल्म जो इन्वेस्टिगेशन पे और जो ऐसे हालात पैदा हुए और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें जो सामने नहीं आई, जिस तरीके से प्री प्लान स्ट्रैटेजी निकल के आई है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, जिसमें सब प्लानिंग पहले से ही पता चली थी, जिसके अंदर 10,000 से सिख पूरे देश भर में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली सेंटर था। उसी के साथ में बोकारो में, यूपी के अंदर, जहाँ पर अभी कानपुर के अंदर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैं इसमें जब ये हम लोगों की डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई और जिन लोगों को हम नहीं जानते थे, जब उनको हमारे सोशल मीडिया के पेजेस के थ्रू, प्रेस की रिलीज़ के थ्रू, हमारे ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के ऊपर जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करी है उसके थ्रू, और उसी के फेसबुक पेजेस के थ्रू हमसे जब जुड़े, तो उसके अंदर एक कॉमन फैक्टर निकल के आया कि सारे लोगों के दिल में आज भी आक्रोश है, आज भी वो दर्द है कि हम 38 साल बाद खड़े हैं, तो जस्टिस कहाँ है। और इसी के साथ में दूसरी चीज़ ये है कि जो ये 38 साल तक आता रहा कि इन लोगों की लाइफ रिहैबिलिटेट हो गई है, पढ़ाई हो गई है, इनकम जनरेट हो रही है, सर के ऊपर छतें हैं और अब वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आज तक सामने निकल के नहीं है। तो यूके से, यूएसए से, सिंगापुर से, हांगकांग से, दुबई से, थाईलैंड से, कनाडा से, बड़ी सारी जगहों से ऐसे लोग, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, ऐसे लॉयर्स, ऐसे प्रोफेशनल्स जो आज अपने सिक्की से जुड़े हैं और वो जानना चाहते हैं कि आज कहाँ पर हम लोगों में लीगल जस्टिस पे हम लोग खड़े हुए हैं और रिहैबिलिटेशन में खड़े हुए हैं। तो उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन निकल के आई कि ये सब इंफॉर्मेशन जो है डिसेंट्रलाइज्ड है दो तरीके से। एक जगह पे दिल्ली के बारे में जो केसेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन अलग जगह है, जो कानपुर के ऊपर एक्टिविटीज़ चल रही हैं केसेस की वो अलग जगह है, जो मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, बोकारो में हुआ वो अलग जगह। तो अगर एक जगह पे कंसंट्रेट होके जब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो जो विक्टिम्स की फैमिलीज थी और सरवाइव करी, आज वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, एक तरफ लीगल जस्टिस पाने के लिए और एक तरफ दोबारा से एक फैमिली को अपने रिहैबिलिटेट करके एक नई ज़िंदगी देने के लिए, जिसके लिए 38 साल से वो तरस रहे हैं। तो हम लोगों ने ये बेड़ा उठाया है कि ग्लोबल मिडास फाउंडेशन, साडा खिड़दा पंजाब, हमारी जो ये दो जथेबंदी हैं, ये जथेबंदियां अब एक सेंट्रलाइज्ड काम करेंगी, जिसके अंदर पहले पूरे देश में अगर ऐसे लॉयर्स हैं, ऐसे विक्टिम्स हैं, ऐसे विक्टिम्स की फैमिली मेम्बर्स हैं, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो अपनी अपनी जगह पे ये केसेस पुटअप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि इंसाफ मिले और उनकी लाइफ रिहैबिलिटेट हो, तो उन लोगों को हमारे फेसबुक पेजेस पे, सोशल मीडिया पेजेस पे और नीचे दिए गए नंबर पे आमंत्रित करते हैं कि वो सारे लोग हमारे साथ जुड़ें, ताकि जब वो हमारे से ऐसे सारी इंडिविजुअल कहानियाँ, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स और इंडिविजुअल्स बातें बताएंगे, तभी एक डेटाबेस बन सकेगा जिससे पूरी रूपरेखा और एक ब्लूप्रिंट बनेगा कि आखिर आज हम कहाँ खड़े। इसी तरीके से जस्टिस दिलाने के लिए जो लीगल केसेस हैं उसमें मैं जितने भी लॉयर्स इस सेवा में अपने लगे हुए हैं पूरे देश में, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू वो भी हमें संपर्क करें,
या जो ऐसे विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं जिनके लिए वो केसेस लड़ रहे हैं, वो विक्टिम्स की फैमिली हमें उनसे कनेक्ट करें ताकि हम लीगल एंगल पे भी ये देख सकें। इसी तरीके से एच.एस. फुल्का जी, जिन्होंने 1984 में इमीडिएटली ये मैसेकर के बाद लीगल जस्टिस के लिए बैटल जारी रखी है, उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ अब 38 साल के बाद अपील करी है कि एक ट्रुथ कमीशन इस्टेब्लिश करनी चाहिए। नॉर्मल संगत का मैं इसमें सपोर्ट चाहूँगा। उसी के साथ में सरदार कुलदीप सिंह भोजल जी और प्रसून कुमार जी, जो कानपुर के विक्टिम्स और बोकारो के विक्टिम्स के लिए काम कर रहे हैं और उनको भी परेशानी आ रही है, मैं चाहूँगा जनरल पब्लिक को कि वो भी कानपुर और यूपी और बोकारो, जो आज तक इस तरीके से कवर नहीं हो पाया, उन लोगों से भी जुड़ें और संपर्क करें। उसी के साथ में मैं इंटरनेशनली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो ह्यूमन राइट्स पे, डेमोक्रेटिक राइट्स पे और उसी के साथ में अगर वो सिविल लिबर्टीज़ पे काम करती हैं तो वो हमारे साथ जुड़े, ताकि दुनिया भर में भी इसका पता चले। आज अगर हम जेनोसाइड की बात करते हैं कि ये सिख जेनोसाइड है, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री में इतने सारे जेनोसाइड्स हैं जिसका प्रमाण पूरे दुनिया में है। सिर्फ एक हिटलर के टाइम पे ही जेनोसाइड नहीं हुआ था, उससे पहले और उसके बाद कई कॉन्टिनेंट्स में, कई रीजन्स में ऐसी चीज़ें आई हैं। तो उन चीज़ों को रेफरेंस रखते हुए और जो आज इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ रही है उसको सिंक्रनाइज करते हुए ये देखें कि ये भी जो 1984 में दिल्ली और पूरे देश में घटा, ये भी एक जेनोसाइड के अंदर बिल्कुल कन्वेंशन के अंदर पुट करा जाना चाहिए। साथ ही साथ में रिहैबिलिटेशन के लिए भी इंटरनेशनली जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें भी मैं अपील करूँगा कि वो लोग भी रिहैबिलिटेशन को एक सेंट्रली ब्लूप्रिंट बना के इस पर काम करें। ये बहुत बड़ा काम है। 38 साल तक ये सिंक्रनाइजेशन ना होने की वजह, बहुत बड़ी वजह है, जिस वजह से रिहैबिलिटेशन और उसी के साथ में इन लोगों के लीगल जस्टिस की आज भी अवेटेड है। साथ ही साथ में इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स में और यूनाइटेड नेशन में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, क्योंकि ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है जिसको स्पेसिफिकली टारगेट करके इस तरीके से उनके साथ ये जेनोसाइड रचा गया, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे दुनिया भर के लिए इससे सीख लेके एक आगे के लिए मिसाल बन सकती है कि अगर ऐसे कभी भी घटता है तो जिन्होंने ऐसा किया, चाहे कई साल लगे हो, उनको आज ट्रायल पे लेके पनिश करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में जो लीगल जस्टिस में और यूनाइटेड नेशंस में सारी कंट्रीज़ की आस्था है और सब बिलीव है एक ट्रांसपेरेंट जस्टिस के मॉडल के लिए, वो सारे भी इंटरनेशनली अपनी अपनी कंट्रीज़ में लॉबिंग करें और इसको समझने के बाद इसके पेपर्स और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करते हुए यूएन के अंदर इसको जेनोसाइड कैटेगरी के अंदर लाने के लिए पूरा वर्क करें। और जितना हम लोगों ने अभी तक दिल्ली में इंटरैक्ट करा है, एच.एस. फुल्का जी हैं और जो बाकी टीमें लगी हुई हैं कानपुर की भी, वो सारे के सारे तैयार हैं हर तरीके से सपोर्ट के लिए। और अगर आप किसी को जानते हैं जो इस विक्टिम से है और प्रभावित हुआ है बट वो आज हमारे तक या किसी तक नहीं पहुंच पाए, तो आप इंटरनेशनली भी उन लोगों को अप्रोच करके हमारे से संपर्क करने के लिए बता सकते हैं, ताकि हम एक निष्पक्ष सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट करके एक एक बंदे का और लीगली सब एक ब्लूप्रिंट बना के फिर उसको इंटरनेशनल जितनी भी जथेबंदियाँ हैं, पार्लियामेंट्स हैं, लीगल जस्टिस यूनाइटेड नेशन है, उसके अंदर पुटअप कर पाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जहां आज 38 साल के बाद ट्रुथ कमीशन के लिए एक अपील करी गई है, तो जिन्होंने इस तरीके से जेनोसाइड किया उसके साथ में आने वाले 38 साल और 40 साल के लिए उन लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करी, आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। और जो नुकसान हुआ जान का, जो नुकसान हुआ प्रॉपर्टी का, और जिस तरीके से उनको आज कोई फाइनेंशियल एड मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई, सिर्फ एक यही तरीका बचा है, वरना आज 38 साल के बाद वो सब 55-60 साल में है। 10 साल के बाद सिर्फ ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होके रह जाएगा। हर साल नवंबर में और जून में इन चीज़ों को याद करा जाएगा। बट अगर इंसाफ दिलाना है तो इंटरनेशनली एकजुट होके
और एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच के तहत ही ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी अभी तक ये इंफॉर्मेशन एक जगह सेंट्रलाइज्ड नहीं है। और जो लोग इतने सालों से इसमें लगे हैं, मैं उन सबसे अपील करूंगा कि वो लोग एक अपने में ही एक थिंक टैंक बना के इस सेवा के अंदर आएँ और उसको भी इकट्ठा करें, ताकि उसको फिर इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल लोगों को जोड़ने तक हम पहुंचा सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।